अब आईपीएल की चर्चा हो ही रही है तो मुझे लगता है फिर धोनी की चर्चा तो ज़रूरी हो जाती है। धोनी को हमेशा से हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिशर के तौर पे देखा है। वो कोई नहीं भूल सकता जब उन्होंने छक्का लगा के और जिता दिया था और कप झोली में ला दिया था। लेकिन अब उनकी फिटनेस को लेके उनका ऑरा बहुत बड़ा है। उस हिसाब से वो मैच नहीं खेल रहे हैं इसको लेके, या ज़रूरत पड़ने पे वो फील्ड में नहीं आते। आप तो कमेंट्री बॉक्स में रहते ही हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेके बड़ा विवाद हो रहा है। आपकी नज़र में, सबा करीम की नज़र में धोनी की वो इमेज और उसके बाद अभी का उनका परफॉर्मेंस 2025 का अगर मैं कह दूं तो वो क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। धोनी को भी ये पता है कि जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे और कर रहे थे 3 या 4 साल पहले या 5 साल पहले, वो अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो शरीर जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा है। अब सीएसके को ये सोचना होगा कि जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त, कल के मैच में उन्होंने 12 गेंदों में करीब 25 से 27 रन बनाए, क्या वो इनफ है कि नहीं उस टीम के लिए? एज अ कीपर कोई भी संकोच नहीं है मुझे ये कहने में कि कीपिंग अमंग ऑल द कीपर जो मैंने देखा है इस साल, उसमें से अभी भी वो आर्ग्यूएबली नंबर 1 या नंबर 2 कीपर होंगे। तो कीपिंग में कोई दिक्कत नहीं है। पर ये T20 का फॉर्मेट है, आप अन्य सभी कीपर्स को देख लेंगे तो अब हर एक टीम चाहती है कि कीपर ऐसा हो जो बैटिंग भी कर पाए और कंट्रीब्यूट कर पाए बैट के साथ भी। एमएस इन द करंट कैपेसिटी जितना उनको करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि शरीर इजाज़त नहीं दे रहा है। अब हर बार लोग कह रहे हैं ना कि उनको ऊपर जाना चाहिए बैटिंग करने, अगर वो ऊपर जाएंगे बैटिंग करने के लिए तो हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में अवेलेबल ना हो पाए, क्योंकि शरीर जो है अब उतना सस्टेन नहीं कर सकता है। या तो फिर आप उनसे कीपिंग करा लीजिए या फिर आप उनसे सिर्फ बैटिंग करा लीजिए। अब चूँकि वो पैकेज इतना शानदार हैं, इसीलिए सीएसके उनके साथ अभी भी उनको अपने टीम में रखे हुआ है। मेरे ख्याल में एमएस की जो रोल है ना, उसमें परिवर्तन आ गया है। अब सीएसके ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि एमएस धोनी 14-15 ओवर में जाएंगे जैसे वो 5-6 साल पहले करते थे और मैच को डीप लेकर जाएंगे और मैच जिता देंगे। अब वो नहीं होने वाला है एमएस धोनी से, वो अब समय निकल गया है। पर सीएसके को अभी भी लगता है और एमएस को अभी भी यही लगता है कि वो कीपिंग भले ही इतनी बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर वो अंतिम के 2 या 3 ओवर में जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो वैल्यू ऐड कर सकता है टीम के लिए, जैसा कि कल उन्होंने करके दिखाया। हो सकता है कि हर बार ना हो, वो किसी के साथ भी नहीं हो सकता है। 2 या 3 ओवर आप जाएंगे खेलने के लिए तो आउट ऑफ 5 मैचेस ना वो 1 या 2 ही बार, चाहे वो एमएस धोनी हो चाहे वो कोई और भी बड़े से बड़ा हिटर ना आ जाए, वो 5 में 1 या 2 ही बार कर पाएगा। ठीक है, उतना करने के लिए एमएस अभी भी कैपेबल है। पर बात इस वजह से उठ रही है कि क्या ये इनफ है सीएसके के लिए? चूँकि टीम हारती जा रही है इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वो इनफ नहीं है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। अगर टीम अच्छा कर रही होती, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 वाले बैटर्स जो पिछले साल या फिर 1 साल पहले या 1-2 साल पहले उतना अच्छा कर रहे थे, तब ये खिलाड़ी का जो वैल्यू है अंतिम के 2 ओवर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वो उस हिसाब से टीम बहुत अच्छी खेल रही थी। पर अब टीम ही नहीं अच्छा खेल रही है तो इनके ऊपर सवाल उठ ही रहे हैं। तब हम लोग ये बात कर रहे हैं नहीं उसको और ऊपर जाना चाहिए। अरे क्यों जाएगा ऊपर? क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है ना ऊपर जाने के लिए, वो नहीं कर सकता ना। अब आपने लिया ही उसको लास्ट के 2 ओवर 3 ओवर खेलने के लिए। अगर आपकी टीम ऊपर अच्छा नहीं कर रही तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? जो उसको करना है विकेट के पीछे बहुत अच्छा कर रहा है। विकेट के सामने जब उसको मौका मिल रहा है लास्ट के 2 ओवर में उतने ही रन बनाएगा जैसे 2 या 3 साल पहले करता था। तो परेशानी वो नहीं है, परेशानी ये है कि ओवरऑल जो टीम है वो स्ट्रगल कर रही है। उसके ऊपर वाले जो बैटर्स हैं वो रन बना ही नहीं रहे हैं, तो कहाँ से धोनी क्या कर लेगा? उसको आपने लिया ही है इसी के लिए कि वो कीपिंग करे, एज अ मेंटर खेले और अंतिम के 2 या 3 ओवर में बैटिंग करे, जो कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने अब हाल ही में कह दिया कि भैया उनको तो अब हमारे साथ आ जाना चाहिए कमेंट्री बॉक्स में। वो कमेंट्री बॉक्स में कभी नहीं आने वाला है, चाहे मैथ्यू हेडन बोल लें या फिर मोदी जी भी बोल दें, वो नहीं आएगा कमेंट्री बॉक्स में। ऐसा उसका ध्यान अलग है ना, वो अलग किस्म का प्लेयर है। उसको मैं बचपन से जानता हूँ। अच्छा। झारखंड से। हाँ, जब पहले साल जब मैं चयन करता था बिहार का, तब वो विभाजन नहीं हुआ था, तब से इसने खेलना शुरू किया है। ये इंसान अलग है। हाँ, इसकी सोच अलग है। बहुत ही स्वच्छ और बहुत ही शांत स्वभाव का प्लेयर है ये। और ये खेल ख़त्म हो जाएगा तो फिर कुछ और करने लगेगा, पर ये कमेंट्री बॉक्स में नहीं आने वाला है। अच्छा, मैं तो अगला सवाल ये पूछने वाली थी कि आप भी कमेंट्री करते हैं, तो आप चाहते हैं अपने बगल में धोनी को देखना? नहीं, अगर आ जाए बातचीत करें तो अलग बात है, बट ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, हाईली
वेरी रिस्पेक्टफुल टू हिज एल्डर्स। वो जो इमर्जिंग टाउन्स वाले जो ट्रेडिशन होते हैं ना, जो कल्चर होता है, जो स्वभाव होता है ना, वो अभी भी है इस इंसान में है। फैंस क्या चाहते हैं धोनी से? मैं चाहती हूँ आप ये हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि सबा सर ने तो कह दिया कि भाई वो कमेंट्री तो नहीं करने वाले हैं। आप क्या चाहते हैं कि वो आगे स्पेशल क्या प्रोग्राम करें? में जरूर आ जाएगा, पर वो कमेंट्री के लिए नहीं आने वाला नहीं है, आने वाला, मुझे नहीं लगता है। फैंस क्या चाहते हैं वो हमें कमेंट में पता चलेगा। अच्छा, मैं ना अब एक बहुत डिफिकल्ट, मुझे ऐसा लगता है, आपसे सवाल पूछने वाली हूँ और आप उसका सही जवाब दे, मैं ये भी चाहती हूँ। अभी तक मैंने नहीं सब, जवाब लेकिन गलत दिए हैं। डिफिकल्ट नहीं था ना, मुझे लगता है उसमें से कुछ भी। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि धोनी की बात चल ही रही है, आप भी धोनी की तरह विकेट कीपर बैट्समैन थे। आपका जब करियर आपकी चोट के चलते ख़त्म हुआ, उसके बाद हमने बहुत से और बैट्समैन विकेट कीपर देखा, और फिर उसके बाद आते हैं धोनी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपका करियर वो क्रैश लैंडिंग के चलते नहीं ख़त्म हुआ होता, तो धोनी को क्या और लेट चांस मिलता अगर सबा करीम खेल रहे होते? नहीं, धोनी तो बहुत बाद में आया। हाँ, या। उतना लंबा आप खेलते रहते तब तक? नहीं, मैं नहीं खेलता। अच्छा। उस वक्त तो मेरी उम्र भी हो रही थी। अच्छा। आई थिंक जब मैं आई रिटायर्ड इन 2001, सो आई वाज 33-34। तो मे भी 1-2 साल मैं और खेल लेता, बिकॉज मैं फिट था। उस वक्त भी नए नए कीपर्स आ रहे थे। हाँ, तो मेरा करियर 2 साल 3 साल मैक्सिमम 3 साल तक और चलता है, बिकॉज उस वक्त वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट हुआ करती थी। मैंने शुरुआत की इंडियन टीम में वनडे प्लेयर के रूप में, उसके बाद मैंने टेस्ट मैच खेला। तो अगर मुझे चोट नहीं लगती तो जिस तरह का फॉर्म था मेरा, जिस तरह से मैं सेटल कर रहा था टीम में, तो मेरे ख्याल में 2 या 3 साल और मैं खेल लेता। पर एमएस की तो एंट्री काफ़ी सालों के बाद हुई है। तो इसीलिए मैंने कहा ना आपको कि जब मैं सेलेक्टर बना बिहार का, बीसीसीआई ने मुझे सेलेक्टर बनाया था, तब मैंने पहली बार एमएस को देखा था। अंडर 19 से उसको स्टेट लेवल पर काम में उसका चयन हुआ था। मैं जब गया था सिलेक्शन करने के लिए, जमशेदपुर में ट्रायल्स था, तब सब मैं जब वहाँ पहुँचा, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। उसके पहले आई थिंक 1 साल ये खेल चुका था रणजी ट्रॉफी, जहाँ तक मुझे याद है। और जब मैंने उसको पहली बार देखा तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव काम लगा मुझे। इतने बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के मार रहा था, मैंने कहा ये कहाँ से प्लेयर आ गया। कीपिंग में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, तो मैंने 1-2 सेशंस लिए भी थे इसके, पर ग्रेजुअली आई थिंक ही लर्नड एंड देन ही बिकेम सच अ टॉप नॉच प्लेयर। जब आपको चोट लगी आँख पे, तो उसके बाद आपके क्या ख्याल थे? क्या आप डिप्रेशन में चले गए थे? क्या बहुत दुख हुआ था उस समय क्या चल रहा था दिमाग में? क्योंकि हाँ, इतना सोचने का टाइम था नहीं, क्योंकि चोट लगी थी। पहले तो इनिशियली लगा कि नहीं, मुझे वापस आना है खेलने के लिए, तो 3 या 4 महीने तो उसी में लग गए। आँख में जो चोट लगी थी, उसके बाद 1-2 जगह, एक ख़ास करके मैं शंकर नेत्रालय में गया था उस वक्त, चेन्नई में जो मशहूर आई हॉस्पिटल है, वहाँ पर कई वक्त गुजारा मैंने, करीब 1 महीना वहाँ थे। उसके बाद आई सर्जरी हुई है ग्लॉकोमा की। तो मुझे डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि धीरे धीरे आपकी आई साइट इम्प्रूव हो जाएगी। तो करीब चोट मुझे लगी थी मई में, और फिर मैंने वापसी की नवंबर में, वही टेस्ट मैच जो मैंने खेला था। और उस बीच मैंने मेहनत बहुत की, कॉन्टैक्ट लेंस लगाया, अलग अलग जगह में गया, शंकर नेत्रालय गया, इंग्लैंड गया ट्रीटमेंट करने के लिए। तो एक समय ऐसा था कि जहाँ पर मेरी आई साइट इम्प्रूव कर रही थी, तो मैं बहुत होपफुल था कि अब मेरी आई साइट ठीक हो जाएगी और मैं वापस खेल लूँगा। पर जैसे जैसे खेलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो जो आई साइट इम्प्रूव कर रही थी, वो फिर से नीचे जाना उसने शुरू कर दिया। तो फिर मुझे एहसास होने लगा था कि अब बहुत मुश्किल है आगे खेलना, क्योंकि एक आँख के साथ ख़ास करके उस लेवल पे कीपिंग करना, बैटिंग करना इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट लगने लगा था मुझे, क्योंकि स्पीड का अंदाज़ा नहीं होता है, बाउंस को जज करने में मुश्किल हो रही थी। और अंत में यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एक खिलाड़ी बनाती हैं। तो वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप वो मिस आउट कर रहे हैं, तो फिर compete करना और परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल लगने लगा था मुझे। तो दैट इज़ वाई आई थिंक 2001 में आई डिसाइडेड कि अब आगे खेलना मुश्किल है। कठिन दौर ज़रूर था, ये एक्सेप्ट करना कि अब एक ऐसे एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ जिसके साथ मेरा लगाव सालों साल से रहा है, उसको अब मुझे अलविदा कहना होगा, वो थोड़ा कठिन था। बट थैंकफुली आई थिंक मेरी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कई सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ रहे। टाटा स्टील में मैं काम कर रहा था उस वक्त, तो टाटा स्टील एज अ कंपनी वाज वेरी सपोर्टिव। तो फिर मैं उसी तरफ मैंने मन लगा लिया अपना कि मैं एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम करूँगा। तो 2001 से
वो सिलसिला शुरू हुआ 2004-2005 तक. देन आई फाइनली डिसाइडेड टू गेट इनटू ब्रॉडकास्टिंग. फैमिली सपोर्टिव थी, फ्रेंड्स सपोर्टिव थे, Yeah. क्या बीसीसीआई सपोर्टिव थी? क्योंकि उस समय ऐसे खबरें भी आई थी न्यूज़पेपर में, हालांकि मीडिया है तो क्या कहना, लेकिन ये खबरें आई थी उस समय कि बीसीसीआई ने बहुत साथ नहीं दिया आपका, या उनकी तरफ से वो ट्रीटमेंट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था. इसके पीछे क्या सच्चाई है? सच्चाई तो है ये कि मतलब उस वक्त जो मतलब बहुत ही इनिशियल पीरियड था वहाँ पे, अगर चोट लग जाती है तो फिर क्या किया जाए किसी को पता नहीं रहता है. तो मैं जब वापस वहाँ पे चोट लगी, चलिए मैदान में चोट लगी, तो वहाँ पे कई सारे लोग थे, वहाँ पे डॉक्टर्स थे जिन्होंने मेरी आँख को देखा. फिर मैं नेक्स्ट डे वापस आ गया इंडिया. फिर मुझे कहा गया कि आप शंकर नेत्रालय चले जाइए. सो ऑल दैट वाज अरेंज्ड बाय टाटा स्टील. सो टाटा स्टील माय कंपनी वाज वेरी सपोर्टिव. बीसीसीआई केम इन लेटर. जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पे, देन दे रियलाइज कैसा ऐसा हो रहा है, देन दे वर सपोर्टिव. बट आई थिंक दोज वर अर्ली डेज जहाँ पे वो कुछ सिस्टम था नहीं बीसीसीआई के पास. देयर वाज नॉट अब तो अच्छी बात यह है कि अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स शुरू हो गए हैं, वो सिस्टम शुरू हो गया. उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था. अगर आपको चोट लगी है तो कुछ कंपनसेशन आपको मिलता नहीं था, क्योंकि बीसीसीआई के अंदर वो सिस्टम था नहीं. और ये सारी चीज़ें शुरू हुई अनफॉर्चुनेटली मुझे चोट लगने के बाद ही. देन ऑल द प्लेयर्स ऑल्सो रियलाइज़ कि अगर ऐसी चोट लगती है जो कि करियर थ्रेटनिंग है, उसके बाद आप खेल नहीं सकते हैं, तो फिर क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए बीसीसीआई द्वारा जो ऑफ़र करे कुछ ना कुछ कंपनसेशन. जो मुझे कंपनसेशन मिला भी वो थ्रू माई इंश्योरेंस, जो बहुत ही मिनिमल था. कि अगर आप को चोट लग जाती है और आप हैंडीकैप हो जाते हैं तब कुछ एक्स अमाउंट आपको मिलता है. दैट वाज गिवन टू मी बाय द इंश्योरेंस कंपनी. और बीसीसीआई की तरफ से उस वक्त कुछ वैसा अरेंजमेंट था नहीं कंपनसेशन का. जो भी आपको मिलता था वो इंश्योरेंस के थ्रू ही मिलता था. तो वो सच्चाई तो है कि उस वक्त चूँकि ऐसा कुछ था नहीं, इसीलिए वन हैड टू गो थ्रू दैट काइंड ऑफ एन ऑर्डील. उस तरह से वो फेज़ था. पर फॉर्चुनेटली आई थिंक उसके बाद कई सारे चेंजेस आ गए. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया प्लेयर्स का कि अगर आपको चोट लग भी जाती है और अगर आप खेल भी नहीं पा रहे हैं तो कम से कम 1 या 2 साल, जितना साल आपका कॉन्ट्रैक्ट है उतने पैसे आपको मिलते हैं. पर उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं. लेकिन क्या सर हर चीज़ इतना मशीनी तौर पे क्या बीसीसीआई में होती है या हो रही थी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो बीसीसीआई मानवीय स्तर पर भी, क्योंकि वो आपके प्लेयर के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो भी तुरंत एक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है? अब उस वक्त के माहौल वैसे ही थे, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि अच्छी बात यह है कि उसके बाद ही बीसीसीआई को जागना पड़ा और प्लेयर्स को जागना पड़ा कि उनको लगा कि हमारे किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा अगर हो सकता है तो फिर किसी और दिन किसी और के साथ भी हो सकता है. तो कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए जो बीसीसीआई ऑफ़र करे. उसके बाद ही ये सारी बातें शुरू हुई. मुझे लगता है ये भी है ना कि बीसीसीआई भी एक संस्था के रूप में कई सालों से चली आ रही है और वो भी तो इवॉल्व कर रही है ना खेल के साथ साथ. उनके सामने भी कई सारे चैलेंजेस हैं और उनके सामने भी उनके ऑफिस बेयरर्स जो हैं उनके सामने भी कई सारे चैलेंजेस हैं. तो उस चैलेंजेस को समझना, अब आए दिन कुछ ना कुछ तो नया होता रहता है ना, और आए दिन आपने भी सुना होगा कभी भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं. तो उस लिहाज से अगर हम सोचेंगे ना, देखिए नाराज़ होना और गुस्सा करना और ये कहना कि अरे मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ये सब बचकानी हरकतें हैं. आवश्यक ये है समझना कि क्या चेंजेस जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. इस दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे ना तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है हर एक दृष्टिकोण से. खिलाड़ियों के हित में, क्रिकेट फैंस के हित में, फैमिलीज़ के हित में. जिस तरह से पेंशन शुरू किया है बीसीसीआई ने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए भी, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए भी, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि बीसीसीआई को भी एहसास है, स्टेट एसोसिएशन को भी एहसास है कि जो कमर्शियल वैल्यू क्रिकेट की बढ़ी है भारत में, वो क्रिकेटर्स की वजह से ही बढ़ी है. तो उनको ध्यान देना है खिलाड़ियों के ऊपर, उनको ध्यान देना है क्रिकेट के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है. तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आ रही हैं और आती रही हैं पिछले दशक में या फिर उसके पहले भी. ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पिक्चर जो है ना बहुत ही रोज़ी है यहाँ पे. और आए दिन आने वाले वक्त में भी कुछ ना कुछ आपके पास चैलेंजेस आएंगे जिसके बारे में बातें होंगी और होनी भी चाहिए. तभी तो हम लोग सीखते हैं ना.
अंत में हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ना कि क्रिकेट बढ़ता रहे, क्रिकेटर्स को सुविधाएं उपलब्ध की जाएं, क्रिकेट फैंस के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएं, क्योंकि क्रिकेट फैंस का महत्व बहुत ज़्यादा है। अभी भी मुझे लगता है बहुत काम करना बाकी है। स्टेडियम्स की, कई सारे स्टेडियम्स की हालत उतनी अच्छी नहीं है। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, पर जो निटी ग्रिटीज़ होते हैं ना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, वॉशरूम फैसिलिटीज़, बहुत सारे स्टेडियम अभी भी उस हिसाब के नहीं है जो होने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मैदान में आए मैच देखने के लिए, उनके लिए हम और क्या क्या दे रहे हैं? पार्किंग फैसिलिटीज़ किस तरह की हम प्रोवाइड कर रहे हैं? वो ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं? अंत में तो क्रिकेट फैंस का भी ध्यान रखना ज़रूरी है ना क्रिकेटर्स के साथ। हमने धोनी की बात कर ली, रोहित शर्मा की भी मैं यहाँ पर बात करूँगी। अब एज अ कैप्टन तो उन्होंने हमें बड़ी सारी ट्रॉफीज़ भी जिता दी, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, फ़ैन फॉलोइंग बड़ी अच्छी है, लेकिन बीच बीच में उनकी फ़िटनेस को लेके भी सवाल उठता रहता है। तो फिटनेस आपको कैसी लगती है रोहित की? मैच फिटनेस तो है अभी भी, पर लॉन्जिविटी के हिसाब से मुझे लगता है कि फ़िटनेस लेवल्स उतना नहीं है। जैसे विराट कोहली का क्या है, उनका मैच फिटनेस भी और लॉन्जिविटी के हिसाब से भी फिटनेस बहुत ज़्यादा है। वो अभी भी कई सारे यंगस्टर्स से ज़्यादा फिट हैं। रोहित से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर है। ये बात तो साफ़ है, ये रोहित को भी मालूम है। पर हाँ, अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रोहित शर्मा जाके 100 बनाएंगे, तो हाँ, उस लिहाज से मैच फिटनेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये सोच लेंगे कि रोहित शर्मा क्या बाउंड्री पे जिस तेज़ी के साथ विराट कोहली रन बचाते हैं, क्या वो बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। जिस तेज़ी के साथ विराट कोहली दौड़ लगाते हैं विकेटों के बीच में, क्या वो कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। तो ये अंत में निर्भर करता है चयनकर्ताओं के ऊपर और टीम मैनेजमेंट के ऊपर कि क्या आप उम्मीद लगा के बैठे हैं रोहित शर्मा से इन टर्म्स ऑफ फिटनेस लेवल्स। तो अभी तक तो ये नज़र आ रहा है कि टीम मैनेजमेंट को, सिलेक्टर्स को यही लगता है कि रोहित शर्मा एज अ बैटर अगर वो हमें रन्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ दे रहे हैं, तो वर्थ इट है टीम के लिए। क्योंकि क्रिकेट की फिटनेस अलग होती है अन्य फिटनेस से। क्रिकेट में अंत में आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो अगर वो बैटर है तो रन बना के दे, और अगर वो बॉलर है तो विकेट ला के दे। फिटनेस का रोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ताकि आप बार बार वो काम कर पाए। तभी अगर आप फिट ज़्यादा हैं, तभी तो आप बार बार 100 पे 100 बना पाएंगे ना। तभी तो बार बार आप 2 रन ले पाएंगे, तभी तो बार बार आप 3 रन ले पाएंगे। कुछ उसी प्रकार से गेंदबाज की हालत होती है ना। अगर आपकी फिटनेस बहुत ज़्यादा है, तो जो रफ्तार के साथ आप शुरू करते हैं गेंदबाज, उसी रफ्तार के साथ आप अपने स्पेल का लास्ट बॉल भी डालेंगे। तो दैट इज़ व्हाट फिटनेस इज़ ऑल अबाउट। आप सेलेक्टर के तौर पर कोई ऐसा प्लेयर था जिसे आप लेना तो चाहते थे पर ले नहीं पाए टीम में? ऐसा तो कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सबको मौका मिल ही गया था जो हम लोग को लग रहा था। कई सारे प्लेयर्स को मौका मिला, देर में मिला। 1-2 प्लेयर्स उम्मीद ज़्यादा थी, वो उतना परफॉर्म कर नहीं पाए। हाँ, ऐसा तो है। ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है अभी तो। या ऐसा कोई प्लेयर जिसे लेने का दबाव बनाया गया हो? नहीं हमें हमेशा हम लोग लगता के है ऊपर, हम लोग के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्टर्स ऊपर कुछ नहीं होता है ऐसा। अच्छा, नहीं, हमें हमेशा लगता है कि जो सिलेक्शन होता है वो फेयर गेम ही हमेशा हो, ये सही नहीं है। उसमें पॉलिटिक्स का भी और नेटवर्किंग का भी सबका रोल रहता है। अगर ऐसा ही होता तो इंडियन टीम परफॉर्म नहीं करती। अब तो जिसको कहते हैं ना, खुली किताब है। आप शालिनी, अगर मैं आपको बोलूँगा ना कि आप 15 मुझे बना के दीजिए, आप जो 15 बनाएंगे, मैं जो 15 बनाऊँगा ना, उसमें 1 या 2 प्लेयर का ही फ़र्क रहेगा, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो जाए। हाँ, क्योंकि आपको भी मालूम है कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है। हाँ, कई बार सेलेक्टर्स आगे सोचते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं। कई बार सेलेक्टर्स जो हैं वो एक खिलाड़ी के अंदर वो टैलेंट को देखते हैं। उनको लगता है नहीं, इस टैलेंट को डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, पर उनको विश्वास रहता है कि ये जो प्लेयर है ना, वो अच्छा करेगा आने वाले समय में। और कई सारे प्लेयर्स जिन्होंने बहुत सालों साल जो रिप्रेजेंट किया इंडिया के लिए ना, उनके पीछे एक शानदार सिलेक्शन का ही काम रहा है। उन्होंने बैक किया उस प्लेयर को, हालांकि इनिशियल पीरियड में हो सकता है उसने उतना अच्छा परफॉर्म ना किया हो। कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो इनिशियली परफॉर्म कर लेते हैं, तो उनको आप आसानी से बैक करते हैं। तो ये दैट इज़ व्हाट मेक्स द सेलेक्टर्स सो डिफरेंट। क्योंकि आपकी सोच उस तरह की होनी चाहिए कि आगे के बारे में आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, साथ साथ जो करंट आपको डिमांड्स हैं उसको। दबाव ज़रूर रहता है, पर दबाव रहता है कि आपको ऐसे प्लेयर को चुनना जो आपकी टीम के लिए अच्छा करे। आपको सही पैकिंग ऑर्डर बनाना है कि अगर ये प्लेयर इंजर्ड हो गया, अब सब उसकी याद रोहित शर्मा इंजर्ड हो जाते हैं, अगर वो फिट नहीं है कल के मैच में, तो आपके पास कौन रिप्लेसमेंट है, उसके बारे में सोचना चयनकर्ता का काम है।
उस तरह से आपको पैकिंग ऑर्डर बनाना है कि अगर ये इंजर्ड हो गया तो ये खेलेगा, अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये खेलेगा, ये इसने परफॉर्म नहीं किया तो फिर ये खेलेगा। आप पैकिंग ऑर्डर में अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करते रहेंगे ना तो टीम में जो सिक्योरिटी होती है प्लेयर्स की ना वो गायब हो जाती है। फिर वो डर से खेलता है, फिर वो अपनी जगह के लिए खेलता है। आप नहीं चाहते हैं कोई खिलाड़ी अपनी जगह के लिए मैदान में उतरे, वो खिलाड़ी उतरे तो टीम के हित के लिए उतरे। तो कोई तो ये आपको इस अगर तरह सोच का रहा है, तो आपको इस तरह का इन्वायरमेंट बनाना होता है टीम के अंदर। और ये काम चयनकर्ताओं का, ये काम टीम मैनेजमेंट का है, ये काम कोच का है, ये काम कप्तान का है। तो कोई सोच रहा है कि ये सब बायस्ड होके अगर किया जा रहा है तो उसके दिमाग का कीड़ा है। ये बस कीड़ा ही कीड़ा है। ये कमेंटेटर के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो भी बायस्ड होके कमेंट्री करते हैं। अब कई देखिए, अब एक क्या हो गया है ना कि अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री हो गई है, ठीक है। ये जो दर्शक देख रहे हैं ना उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। दो तरह की फीड होती है अब, जो कमेंट्री की जो फीड होती है ना, जो ब्रॉडकास्ट की जो फीड होती है ना, एक तो ग्लोबल फीड होती है, जो वर्ल्ड फीड जिसको हम लोग कहते हैं। वर्ल्ड फीड सिर्फ अंग्रेज़ी में होती है। वर्ल्ड फीड उसका नाम इसलिए दिया जाता है कि वो फीड इंडिया में भी आती है और दुनिया में हर जगह जाती है वो फीड, चाहे वो अमेरिका में बैठ के आप देख रहे हो या फिर आयरलैंड में हो या फिर अब चाइना में हो, कहीं भी हो, आपको वर्ल्ड फीड एक ही मिलती है, ठीक है। और वर्ल्ड फीड का ये दायित्व है कि आप एक न्यूट्रल होकर कमेंट्री करें। हाँ, तो जितने सारे इंग्लिश कमेंटेटर्स हैं ना, उनका ये दायित्व है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चाहे आप इंडिया, अगर आप इंडियन कमेंटेटर भी हैं, अगर आप इंडिया के लिए खेल भी चुके हैं, तब भी अगर आप इंडिया के मैच में कमेंट्री कर रहे हैं, तब भी आपको न्यूट्रल कमेंटेटर के रूप में काम करना है। आप किसी भी समय किसी एक टीम को फेवर नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्लेयर को आप इनकरेज ज़रूर कर सकते हैं, और प्लेयर को किसी भी टीम का हो उसको आपको इनकरेज करना होगा। तो आप किसी भी टीम के लिए आप एक फेवरेट के रूप में काम नहीं कर सकते एज अ ग्लोबल कमेंटेटर, एज अ वर्ल्ड फीड कमेंटेटर, जो कि अंग्रेज़ी में होती है। उसके अलावा अब तो 12-13 भाषाओं में कमेंट्री होने लगी है। अब जो 12-13 भाषाओं इंडियन लैंग्वेजेस में कमेंट्री हो रही है, उसका तात्पर्य क्या है? वो सब इंडियंस ही देख रहे हैं ना। इसीलिए ऑल ऑफ अस टेंड टू बी, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्टिव रहते हैं इंडिया के लिए। अगर इंडिया का मैच हो रहा है तो इंडिया के बारे में सिर्फ बात होती है, इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात होती है, बाहर के बारे में कम बात करते हैं। तो न्यूट्रलिटी जो है ना वो आउट ऑफ द विंडो हो गई है। जो एक तरह से देखा जाए कि हम इंडियन को, पब्लिक को केटर कर रहे हैं ना, तो इंडियन की पब्लिक क्या सुनना चाहेगा? क्या आप सुनना चाहेंगे कि नहीं न्यूजीलैंड का प्लेयर बड़ा अच्छा है यार, वो इंडिया का प्लेयर तो बड़ा ख़राब है? आप नहीं सुनेंगे ना। तो इसीलिए एक तरह से बन गया है अब कि भाई आप इंडियन कमेंट्री है, अगर आप इंडियन लैंग्वेज में कमेंट्री कर रहे हैं तो फिर आप इंडियन प्लेयर्स को ही सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कई बार ये जो आलोचनाएं आती हैं ना कि कोई इंडियन कमेंटेटर जो है, मैं सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस में बात कर रहा हूँ, भारतीय लैंग्वेजेस में जो कमेंटेटर है ना, वो कई किसी प्लेयर को फेवर करते हैं, किसी प्लेयर को फेवर नहीं करते हैं। कई बार ये होता है कि अगर आप किसी खिलाड़ी के साथ खेल चुके हैं ना, तो आपको एहसास होता है कि नहीं ये प्लेयर बहुत अच्छा है यार, तो ऐसा परसीव होता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी प्लेयर को फेवर कर रहे हैं। फिर अगर आपको किसी के प्लेयर के साथ खेल चुके हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ये प्लेयर दम नहीं है, तो आप उस तरह की बात करना शुरू कर देते हैं। तो फैंस को लगता है कि अरे यार ये बहुत अगेंस्ट हो गया है। और एक और पहलू इसका ये भी है कि आजकल के ज़माने में ना, हमारे वक्त में भी था कि जो क्रिकेटर्स हैं, जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो क्रिटिसिज्म को अब लेते नहीं है अच्छे तरीके से। मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होना चाहिए उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। उनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये हाउ डेयर कि ये कमेंटेटर मेरे बारे में इस तरह की बात कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। सिर्फ जो कमेंटेटर होता है उस खेल के बारे में बात कर रहा होता है। अगर आपने ख़राब शॉट खेला है तो ख़राब शॉट के बारे में बात कर रहा होता है। और अगर कोई कमेंटेटर ऐसा नहीं कर रहा है, अगर वो शॉट के साथ उस प्लेयर को भी जोड़ दे रहा है कि नहीं ये प्लेयर ही ऐसा है, तब मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। इरफान पठान को लेके भी आरोप लगा कि वो मैंने भी सुना है, पर उसके बारे में अभी तक कुछ तथ्य आया नहीं है। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं। उस वजह से उनको टीम में कमेंट्री पैनल में रखा नहीं गया है। अभी किसी न ब्रॉडकास्टर की तरफ से, न ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, न बीसीसीआई की तरफ से किस तरह की बात आई है कि उनको क्यों नहीं रखा गया है। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं क्रिकेट फैंस की कि उनको इस वजह से नहीं रखा गया है कि उन्होंने किसी एक या दो प्लेयर के बारे में कुछ कह दिया। पर अनलेस वी हैव सॉलिड ग्राउंड, इट विल ओनली रिमेन अ स्पेकुलेशन। आपकी कमेंट्री को लेके भी
ये जो विमेन क्रिकेट है उसे लेके बहुत आलोचना हुई, अगर आपने नहीं सुना है, क्योंकि मुझे आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है। इनफैक्ट एक दो कमेंट तो मैंने खुद देखे, रेडिट पे किसी ने लिखा हुआ था ये विमेन क्रिकेट के लिए नहीं था, ये नॉर्मल आपकी हिंदी कमेंट्री के लिए किसी ने लिखा हुआ है, मैं आपको सेंड भी करूंगी। जरूर। आपका नाम लेके उसने लिखा हुआ है कि ये हटाओ इनको, ये सबा करीम जी को। एक बोल रहा है कि बहुत अच्छा शॉट मारा, फिर दूसरा कह रहा है सीधा फील्डर के हाथ में। ऐसी कमेंट्री के लिए नाम लेके बाकायदा जब कोई टारगेट करता है तो फिर क्या ख्याल आता है? नहीं, अगर कुछ जायज़ है इसमें तो ज़रूर आदमी वापस आके देखता है कि क्या गलती हुई है। देखिए, कई बार ये भी होता है ना कि हम लोग कई बार ग्राउंड से कमेंट्री करते हैं, कई बार आप टीवी पे कमेंट्री करते हैं ऑफ द ट्यूब, टीवी देख के। अब जब आप टीवी से को देख कर कमेंट्री करते हैं तो सारा ग्राउंड आपको नज़र नहीं आता है, वो सिर्फ बॉल का पाथ आपको नज़र आता है। और कई बार आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि बॉल का पाथ या फिर जो स्ट्रोक इतना अच्छा लगा है कि हो सकता है वो बॉल फेंस के बाहर चली जाए, उसमें चौका लग जाए या छक्का लग जाए। क्योंकि आप ग्राउंड पे है नहीं, अगर आप ग्राउंड पे तो आप देख लेते हैं ना कि बॉल कहाँ जा रही है, तो आसानी हो जाती है कहना कि नहीं ये तो कैच पकड़ लिया जाएगा या फिर बॉल जाएगी नहीं ग्राउंड के बाहर। पर जब आप टीवी से पे कमेंट्री कर रहे होते हैं तो वो आपके पास अलाउंस होता नहीं है और कई बार गलती होती है और इसमें मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, कई बार आप शॉट कोई अच्छा खेलता को लगता है नहीं इसमें तो लगा है फ्रॉम एक्सपीरियंस, पर वो अनफॉर्चुनेटली बॉल जाती नहीं है उतनी दूर, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा रहे होते हैं उस शॉट के कैलिबर से या फिर जिस तरह से टाइमिंग हुआ है। पर उसमें एक दो बार गलतियाँ हो जाती हैं, पर वो कुछ स्पेसिफिक कुछ विमेन क्रिकेट को लेकर नहीं होता है, वो तो मेन क्रिकेट में भी होता है। हाँ, नहीं, विमेन क्रिकेट को लेकर लोगों का ये कहना था कि पूरा ज्ञान नहीं है। कई बार उनका कहना रहता है कि कमेंटेटर भी नहीं जानते हैं खिलाड़ी का नाम और ऐसे लोगों से कमेंट्री करवाई जा रही है। नहीं, ऐसी बात मेरे साथ तो कभी हुई नहीं है, क्योंकि मुझे विमेन क्रिकेट के बारे में पूरा ज्ञान है, क्योंकि मैं जब BCCI में था तो विमेन क्रिकेट में देख रहा था और मैं विमेन क्रिकेट को अच्छी तरह से फॉलो भी करता हूँ। और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आई वुड लाइक टू गो बैक एंड रेक्टिफाई इट। पर मेरा ये भी मानना है कि विमेन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जो कि जायज़ है। BCCI की पहल जो हमें नज़र आ रही है विमेन क्रिकेट के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ ढेर सारे बच्चियाँ जो हैं वो क्रिकेट खेलना जिन्होंने शुरू कर दिया है, तो इसमें एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर भी है। तो जितनी सारी बच्चियाँ ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए भी एक निवेदन है कि आप सब लोग अब क्रिकेट की तरफ रुचि बढ़ा लीजिए, खेलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मिलने वाली है। अभी विमेन प्रीमियर लीग शुरू हुआ है, कुछ साल ही हुए हैं, उसमें पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। विमेन क्रिकेट जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो अच्छा कर रही है। हर एक स्टेट में मैचेस हो रहे हैं, हर एक स्टेट की टीम बन रही है, अंडर 16 की टीम है, अंडर 19 की टीम है, अंडर 23 की टीम है और सीनियर टीम है। इतने सारे मंच आपको मिल रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, और खेलने के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से खुल गए हैं। विमेन क्रिकेट ना में कई सारे चैलेंजेस हैं और उनको आसान करने का काम जो है वो BCCI को और स्टेट एसोसिएशंस को करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, आपका भी बेटा है वो आता है क्रिकेट एकेडमी में खेलने के लिए, उसको आप भेज दीजिए, कोई उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसने बस पकड़ ली है या फिर ट्रांसपोर्ट है वो उसका, चला गया खेलने के लिए, चला खेल के आ भी जाएगा, आप नहीं सोचेंगे उसके बारे में। पर अगर कोई लड़की है उसके बारे में आपको 10 बार सोचना होता है कि वो किस तरह से जा रही है, वहाँ पर जो क्रिकेट एकेडमी है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे कोचेस कैसे हैं, उनका बिहेवियर किस तरह का है गर्ल चाइल्ड की तरफ, वो क्या ठीक तरह से सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं, क्या वहाँ पर कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या लड़की को बुली किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इन सारे पहलुओं पर ध्यान रखना ये हमारा काम है, ये हर एक स्टेट एसोसिएशन का काम है, ये हर एक क्रिकेट एकेडमी का काम है, ये हर एक क्रिकेट कोचेस का काम है। इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना। अगर हम वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तभी तो बच्चे आएंगे खेलने के लिए। अगर हम हॉस्टाइल इन्वायरमेंट रखेंगे गर्ल चाइल्ड के लिए तो कोई भी नहीं बच्ची आएगी खेलने के लिए। तो हर एक क्रिकेट एकेडमी के लिए ये एक सबक है, ये एक मेरी सलाह है कि आप अपने क्रिकेट एकेडमी के इन्वायरमेंट को इतना अच्छा बनाएं जहाँ पे बच्चे बच्चियाँ दोनों बहुत ही सुरक्षित रूप से क्रिकेट सीखें और क्रिकेट खेल पाएँ।
ये सबा सर तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी एकेडमी में जो गर्ल चाइल्ड हैं वो भी बड़े पीसफुली, बहुत आराम से, निश्चिंती से खेल रही हैं। मैंने खुद देखा है सर, जब मैचेस होते हैं दूसरी टीम के साथ, तो बॉयज़ टीम में कैसे एक या दो लड़की होती है, कोशिश रहती है जो खेल रही होती है। ये अंडर 11 मैच की मैं आपको बात बता रही हूँ कि उसमें 11 बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उसमें 2 लड़कियाँ होती हैं, 9 लड़के हैं और 2 लड़कियाँ उन्हीं लड़कों के साथ, मारी छोरी छोरों से कम है क्या, उस तर्ज पर वहाँ खेल रही होती है। एंड आई गेस उनकी ट्रेनिंग भी फ्री रहती है कई सारे बच्चों की, कई सारे बच्चों की मैंने फ्री कर रखी है। जो भी आ जाता है मैं चाहता हूँ कि बच्चे आए तो खेलें, उन्हें प्रमोट करने के लिए, जाहिर सी बात है। हाँ। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा, एक वी ऑल्सो नीड अ गर्ल कोच, एक लेडी कोच के बारे में बात हो रही है। थोड़ी संख्या बढ़ेगी तो मैं निश्चित रूप से एक फीमेल कोच को भी हायर करूंगा अपने एकेडमी के लिए। इसलिए मैंने कहा ये बात आपको सबा सर नहीं बताएंगे, ये तो मेरे छेड़ने पे उन्होंने इतनी बात बोली है, लेकिन ये मैंने खुद देखा हुआ है और मैं खुद जानती हूँ उन लड़कियों को जो सबा सर की एकेडमी में खेल रही हैं और उनको मैचेस खेलते हुए मैंने देखा। मुझे वाकई सर बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये वो 2 देश है जहाँ क्रिकेट जीते भी लड़के हैं, खेलते भी लड़के हैं, खाते पीते उठते बैठते वो मैच और क्रिकेट लड़कों का ही रहा है हमेशा से। तो अब वो और ग्राउंड लेवल पर अगर हो रहा है तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। पर उसके लिए सोसाइटल चेंज भी तो होना चाहिए ना शालिनी। ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना कि हम किस तरह से अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं, हम किस तरह का एनवायरनमेंट अपने घर में उनको दे रहे हैं। हमें वो शिफ्ट की ज़रूरत है फ्रॉम अ पेट्रियार्कल सोसाइटी टू एन इक्वल सोसाइटी, जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट भी होना चाहिए जिस तरह से मेन एम्पावरमेंट होता है। तो वो जो सोच है उसमें एक बार परिवर्तन आने लगा, ऐसी बात नहीं है। अब वो माइंडसेट में परिवर्तन आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। पर एट ऑल लेवल्स अगर वो होने लगेगा, मुझे लगता है वो रैपिड प्रोग्रेस की ज़रूरत है। तभी हर क्षेत्र में वो चेंज हमें देखने को मिलेगा। रैपिड की आपने बात करी दी है, तो अब ये लैंडिंग की ओर हमारा सफ़र बढ़ रहा है। एक रैपिड फायर खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले के साथ रैपिड फायर खेलते हैं हम। फटाफट से जवाब आपको देना है। सबसे करीबी दोस्त आपका क्रिकेट में? क्रिकेट में मेरा करीबी दोस्त सुब्रतो बैनर्जी, अभी सेलेक्टर हैं, वो मेरे साथ खेल चुके हैं, इंडिया के लिए खेल चुके हैं। इस वक्त तो वन ऑफ द सेलेक्टर्स हैं इंडियन टीम के। वो बचपन से हम लोग साथ साथ खेले हैं, फ्रॉम बिहार till we played for India for number of years. सबसे अच्छा या बुरा कोई भी वो दिन जब आप इंडियन क्रिकेट टीम में थे? सबसे बुरा दिन तो वही था जब मुझे चोट लगी थी आँख पे। मैं इंडिया के लिए खेल रहा था जब मुझे चोट लगी थी। 1 डे मैच था वो बांग्लादेश में। वो दिन अभी भी याद आता है मुझे बीच बीच में। IPL या टेस्ट मैच या ODI? मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट अभी भी नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट। या ठीक है। स्लेजिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे फनी आज तक की किसने किया? उस वक्त स्लेजिंग होती नहीं थी ज़्यादा शालिनी। उस वक्त मुझे याद है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही थोड़ी बहुत स्लेजिंग हुआ करती थी। वो तो खुद अपने प्लेयर्स स्लेज कर लेते थे। वो इंज़मामुल हक एक ऐसा प्लेयर था, खुद अपने आप को स्लेज कर लिया करता था। वो इतना मजाक में वो बातें करता था। मेरे ज़माने में मोइन खान कुछ स्लेज करता था क्योंकि विकेट कीपर था। वो छोटी मोटी बातें, अरे इसको आउट कर दो, ये कर दो। उस वक्त वो ज़माना था नहीं स्लेजिंग का। अच्छा। सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीममेट? अनप्रेडिक्टेबल टीममेट very unpredictable in terms of performance. I would say Robin Singh. Robin was a very unpredictable cricketer in the sense that he would spring up with some splendid performance and then he would go low for 2-3 innings and then suddenly he would burst. So he was very unpredictable to assess के वो किस तरह का perform करेगा। सबसे ज़्यादा attitude किस में था? Attitude, positive way, I think Jadeja. He had a different kind of a swag altogether. वो बहुत ही रिलैक्स रहता था. He would enjoy his game. So he had that kind of an attitude. और उससे ना जो टीम का जो कल्चर है ना वो भी बहुत रिलैक्स हो जाता था. ठीक है. 3 नाम मैं दे रही हूँ, धोनी, युवराज या सहवाग. किस लिए, किस चीज़ में? आपका फेवरेट? MS, absolutely MS. ठीक है. लास्ट, आज के टाइम पे सबसे फिट खिलाड़ी? Virat, no one to beat him. In terms of fitness, physical fitness, his mindset, his attitude on the field, his behavior on the field. I mean, not behavior in terms of his
his cricket, the way he pushes himself, he's number one for me. कोई एक चीज़ अगर चेंज करने को मिले, ये रैपिड फायर हमारा ख़त्म हो चुका है, ये बस अब लैंडिंग करते करते बीसीसीआई में चेंज करने को कुछ अगर एक चीज़ मिले, क्या करेंगे? एक दो ऐसा कुछ चेंज की, मतलब वो बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि उसमें आप ज़्यादा कुछ चेंज ला नहीं सकते हैं. उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक दो पोजीशंस अगर बीसीसीआई और बना ले तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा. फॉर इंस्टेंस डायरेक्टर ऑफ मे बी मार्केटिंग, और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा. डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस. वैसा सवाल है जैसे हम पूछ लेते हैं ना कि एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? हाँ, वही मैंने बताया ना, मैं यही करूँगा. अगर मुझे बना दिया जाए तो फिर मैं एक दो चेंजेस ही लेकर आऊँगा. आई वुड अपॉइंट अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, आई वुड गेट अ डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग. थोड़ा और प्रोफेशनल करने की कोशिश करूँगा बीसीसीआई को. जो मैं 3 साल था इन माई कैपेसिटी एज जनरल मैनेजर क्रिकेट ऑपरेशन, जहाँ पर मैंने लाने की कोशिश की थी, उसमें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली थी. तो वंस दैट्स इट. आई विश आगे भी आपको और सफलता मिलती रहे, और ख़ासकर हमने जैसे अभी बात की कि बच्चियों का क्रिकेट और आगे बढ़े, आप उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिले. थैंक यू सो मच सर, आपने सच अ इतना टाइम प्लेजर. निकाला. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक